वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शेख हसीना को फांसी की सजा बांग्लादेश में दिया गया है। आईसीटी कोर्ट ने शेख हसीना को दोषी माना है। मानवता के खिलाफ अपराध मामले में ये सजा सुनाई गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, कोर्ट का ऑर्डर आया है। शेख हसीना को दोषी करार दिया गया है और फांसी की सजा शेख हसीना को सुनाई गई है। शेख हसीना इस वक्त भारत में है। और इस वक्त मेरी सहयोगी पूर्णिमा न्यूज रूम से मेरे साथ सीधा जुड़ चुकी हैं। पूर्णिमा, शेख हसीना को जिस तरीके से फांसी की सजा सुनाई गई है, जाहिर सी बात है, एक तरफ हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश में किस तरीके से प्रोटेस्ट हो रहे हैं, दूसरी तरफ शेख हसीना हिंदुस्तान में है। इसका क्या असर नजर आता है? ठीक है, हम पूर्णिमा से बात करेंगे, लेकिन इससे पहले आप देखिए किस तरीके से बांग्लादेश हिंसा में 1400 प्रदर्शनकारी मारे गए थे। आपको याद होगा, कोर्ट ने शेख हसीना के खिलाफ फैसला सुना दिया है और पहले चार्ज में उनको उम्र कैद और उसके बाद अब देखिए फांसी की सजा यहां पर सुनाई गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंसा हुई थी, कई लोगों की उसमें जान चली गई थी। अब ऐसे में बांग्लादेश के पूर्व पीएम शेख हसीना के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण यानी कि आईसीटी ने फैसला सुनाया है और फांसी की सजा उनको दी गई है दोषी ठहराए जाने पर। अब ये फांसी की सजा बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना को, और आप जानते हैं कि शेख हसीना इस वक्त हिंदुस्तान में है। जब बांग्लादेश में हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए थे तो उस वक्त किस तरीके से शेख हसीना हिंदुस्तान आई थी। अब जो आईसीटी का फैसला है वो भी हम आपको बता रहे हैं कि आखिर उन्होंने शेख हसीना को फांसी की सजा क्यों दी है। ये ग्राफिक्स के जरिए आप समझिए। दरअसल प्रदर्शनकारियों की हत्या और हत्या के प्रयास में दोषी उनको पाया गया। कई बड़े आरोप उन पर लगे, दोषी उनको लेकर उनको पाया गया है। और ऐसे में आप देखिए यातना देने का जैसे गंभीर आरोप लगाए गए। आपको याद होगा कि कोर्ट की तरफ से ये कहा गया कि जो शेख हसीना है वो दोषी साबित होती हैं। उन्हें 3 ग्राउंड के आधार पर दोषी करार दिया गया। शेख हसीना ने पहला लोगों को भड़काना, दूसरा हत्या का आदेश उन्होंने दिया और तीसरा, जो 3 ग्राउंड्स की मैं बात कर रही हूँ, तीसरा ग्राउंड ये बताया गया कि दोषियों के खिलाफ एक्शन लेने में नाकाम रहने पर उनको हम दोषी ठहराते हैं। शेख हसीना को पहले चार्ज में मरते दम तक जेल में रहने की सजा सुनाई जाती है और उसके बाद अब देखिए फांसी की सजा यहाँ पर शेख हसीना को सुनाई गई है। ये कोर्ट का फैसला है। कोर्ट ने 54 गवाहों के बयान सुने और जो ये संख्या है ये कम नहीं है, ये भी आप समझिए कहा गया। और ऐसे में उन्होंने ये भी बताया कि हमने देश भर से आए सबूतों को देखा, जो एविडेंस थे उनको देखा, साथ ही अलग असर सोर्स से उनको जो सबूत मिले थे उस बात का जिक्र भी किया गया। तमाम रिपोर्ट्स उनके सामने रखी गई। लेकिन अब आप देखिए शेख हसीना को फांसी की सजा दी गई है। ये फैसला सुनाया गया है। पूर्णिमा मिश्रा इस वक्त मेरी सहयोगी न्यूज रूम से मेरे साथ सीधा जुड़ चुकी हैं। पूर्णिमा, बहुत बड़ी ये खबर, क्योंकि शेख हसीना हिंदुस्तान में इस वक्त हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमने देखा कि बांग्लादेश में किस तरीके से प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे हुए थे और अब उनको फांसी की सजा का ऐलान किया गया है। बिल्कुल, इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल की तरफ से क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी का दोषी मानते हुए शेख हसीना को फांसी की सजा दी गई है। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ये सिर्फ शेख हसीना इंडिविजुअल उनके लिहाज से नहीं, ये सिर्फ बांग्लादेश के लिहाज से नहीं, बल्कि भारत और बांग्लादेश के बीच जो संबंध रहे हैं उस लिहाज से भी ये खबर, ये डेवलपमेंट बहुत बड़ा हो जाता है, क्योंकि 15 महीने से शेख हसीना पॉलिटिकल असाइलम लेकर भारत में ही रह रही हैं। लेकिन आप याद करिए अगस्त 2024 का वो महीना, किस तरीके से छात्र सड़कों पर उतरे, उनकी तरफ से विरोध प्रदर्शन किया गया। शेख हसीना के ऊपर कई आरोप लगे और उस दौरान जो हिंसा हुई उसकी जिम्मेदार शेख हसीना इसीलिए भी बनती है क्योंकि वो सिर्फ उस देश की प्रधानमंत्री उस दौरान नहीं रही थी, बल्कि गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी भी शेख हसीना के पास थी। और गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी होने का मतलब है कि पूरी की पूरी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की जिम्मेदारी शेख हसीना पर ही बनती थी। आपको याद होगा कैसे तख्ता पलट हुआ, कैसे अचानक से शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ना पड़ा, लेकिन ढाका की तरफ से आया ये फैसला शेख हसीना के लिए एक
बड़ी मुश्किल का सबब तो है ही, लेकिन साथ ही एक बड़ा संदेश भी देता है कि चेहरा ओहदा कोई भी क्यों ना हो, लेकिन अगर इस तरीके की अराजकता सड़कों पर देखने को मिलती है, अगर किसी देश में अराजकता फैलती है, इतने लोगों की मौत किसी हिंसा किसी उपद्रव के दौरान हो जाती है, तो उसकी जिम्मेदारी तय होनी भी चाहिए। और वही क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के लिहाज से, यानी मानवता के खिलाफ अपराध की श्रेणी में रखते हुए शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाई गई है। देखिए देश भर में किस तरीके से हिंसा हमें देखने को मिली। शेख हसीना को लेकर जो फैसला आया, उसके बाद लगातार डेवलपमेंट्स ढाका में होते हुए भी नजर आ रहे हैं और शेख हसीना को आईसीटी की तरफ से दोषी माना गया मानवता के खिलाफ क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी को लेकर। आप याद करिए 15,000 पुलिसकर्मियों को फिलहाल इसी को देखते हुए तैनात कर दिया गया है। ये कुछ पुरानी तस्वीरें भी साथ ही हम दिखा रहे हैं कि ढाका के हालात कैसे बने थे और उसके बाद जो आवाज था शेख हसीना का, वहां तक कैसे लोग पहुंचे। फिर उसके बाद वहां पर सरकार बदली और इंटरिम गवर्नमेंट का गठन हुआ और इंटरिम गवर्नमेंट के गठन के साथ ही थोड़ी सी स्थिरता वहां पर लाने की कोशिश की गई। लेकिन 400 पन्नों का शेख हसीना के खिलाफ ये एक बड़ा फैसला है जिसमें बहुत सारी बातों का जिक्र है आईसीटी की तरफ से, जिसमें न सिर्फ मानवता के खिलाफ अपराध का दोषी माना गया बल्कि इस उपद्रव इस हिंसा के दौरान जितने लोगों की मौत हुई थी उन लोगों का मौत का जिम्मेदार जो है इन्हीं को माना गया है। शेख हसीना को प्रदर्शनकारियों की हत्या से लेकर हत्या के प्रयास तक की जिम्मेदारी शेख हसीना को लेकर फाइनल कर दी गई है और किस तरीके से यातनाएं उस दौरान उन प्रदर्शनकारियों को दी गई उसको लेकर भी फैसला शेख हसीना के खिलाफ आया है। शेख हसीना को इस बात का भी दोषी माना गया है कि उन्होंने भड़काऊ भाषण दिया, उस भड़काऊ भाषण की वजह से देश में अराजकता और हिंसा फैलती हुई नजर आई और मानवता के विरुद्ध अपराध का दोषी शेख हसीना को माना गया है। बट अब चूंकि आपने अलग अलग इसके पर्सपेक्टिव की बात की, आप ये देखिए कि भारत और बांग्लादेश के रिश्ते शेख हसीना के समय से और शेख मुजीबुर रहमान उस हसीना के जब पूरी की पूरे प्रदर्शन की स्थिति ढाका में बन रही थी तो शेख मुजीबुर रहमान जिन्हें बांग्लादेश के सृजन का जिम्मेदार माना जाता है, जो गठन का जिम्मेदार उनको माना जाता है और उन्हीं की वजह से ढाका बसा, बांग्लादेश बना। भारत का एक बड़ा सहयोग रहा बांग्लादेश को एक स्थिर स्थिति में लाने के लिए और भारत हमेशा से बांग्लादेश के साथ खड़ा रहा। आप याद करिए जब कोविड का दौर आया था उस दौरान भी भारत की तरफ से नेबर फर्स्ट की पॉलिसी के तहत पड़ोसियों का ध्यान रखते हुए बांग्लादेश को वैक्सीन तक भेजी गई थी। तो भारत और बांग्लादेश का संबंध बहुत पुराना कई लिहाजों से है, न सिर्फ सांस्कृतिक, व्यापारिक और एक पड़ोसी मुल्क होने के नाते बांग्लादेश के साथ भारत के रिश्ते बहुत अच्छे रहे। लेकिन शेख हसीना के समय से और उससे पहले शेख मुजीबुर रहमान की जब मूर्ति तोड़ी गई, आपको याद होगा, और कैसे बांग्लादेश के जनक को एक तरीके से उनका असम्मान सड़कों पर देखने को मिला, लेकिन वो गुस्सा इतना ज्यादा था उन प्रदर्शनकारियों के बीच में और शेख हसीना को लेकर, क्योंकि शेख हसीना कुर्सी पर बैठे, ये प्रदर्शनकारियों को उस वक्त बिल्कुल भी मंजूर नहीं था और यही एक वजह रही थी कि तख्ता पलट हुआ और शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़कर आना पड़ा। अब इसके इम्पैक्ट की बात करते हैं, इसमें बहुत कुछ ये देखना होगा कि इससे मैसेजिंग क्या होती है, ग्लोबल परिदृश्य को लेकर इसकी मैसेजिंग क्या होती है, भारत इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया देता है, क्योंकि जब तक आधिकारिक तौर पर कोई भारत की प्रतिक्रिया नहीं आती, इसमें बहुत जल्द होगा कि कुछ भी कह पाना। लेकिन एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने बांग्लादेश को एक लंबे वक्त तक चलाया, जिन्होंने बांग्लादेश को एक सरकार दी, बांग्लादेश के गठन और उनके जनक के रूप में उनके पिता रहे शेख मुजीबुर रहमान और उसके बाद शेख हसीना ने इस सत्ता को संभाला। लेकिन एक इतना बॉयल अप हो गया था वहाँ का युवा प्रदर्शनकारी, इतना नाराज हो गया था कि वो सड़क पर हिंसक तौर पर उतरकर सामने आया। और साथ ही जो आपको याद होगा कि एक ऑडियो भी शेख हसीना का उस दौरान सामने आया था, जिसको इस तरीके से देखा गया कि वो भड़काऊ भाषण दे रही हैं, वो भड़काऊ बातें कर रही हैं, वहाँ के लोगों को विद्रोह की आग में झुलस देने के लिए, झोंकने के लिए, जैसे मानो शेख हसीना ने ही ये सब कुछ किया हो। और आज जो फैसला आया है वो बहुत बड़ा डेवलपमेंट कोर्ट की तरफ से है। अब ये देखना होगा कि पॉलिटिकल असाइलम लेकर भारत में रह रही शेख हसीना को लेकर भारत की प्रतिक्रिया क्या आती है जब उन्हें ढाका में फांसी की सजा सुना दी गई है। प्रीति। बिल्कुल, और पूर्णिमा यही मैं आपसे पूछने भी वाली थी कि जिस तरीके के हालात इस वक्त बांग्लादेश में है, अब फांसी की सज़ा उनको सुनाई गई है, अब ऐसे में हालांकि भारत का क्या ऑफिशियल स्टैंड इस पर होता है, क्या रिएक्शन आता है, इसको लेकर वेट करना होगा। लेकिन शेख हसीना की अगर मैं बात करूं तो उनके पास अब क्या विकल्प नजर आते हैं?
देखिए, अब फिलहाल तो वो पॉलिटिकल असाइलम में हैं, यानी कि अपने देश में उनका एक्सेप्टेंस है नहीं। अब जब आप इसको मैं एक उदाहरण के तौर पर आपको समझाने की कोशिश करती हूँ, दर्शकों को भी समझाने की कोशिश करती हूँ कि मान के चलिए कि भारत में कोई वांटेड है और वो किसी और देश में पॉलिटिकल असाइलम उसने ले रखा है, तो जो एक्सपेडिशन की प्रक्रिया होती है उसको शुरू किया जाता है। ये पूरा का पूरा एक प्रोसेस है, एक्सपेडिशन की प्रक्रिया है, और हम ये मान के चलते हैं कि ढाका भी इसी प्रक्रिया के तहत शेख हसीना को अपने देश वापस लाने की कोशिश करेगा। क्योंकि बहुत बड़ा आरोप, एक तो शेख हसीना के ऊपर 1400 मौतें प्रीति उस दौरान हिंसक प्रदर्शन के दौरान हुई थी। अगर किसी एक ऐसी शख्सियत पर 1400 मौतों का आरोप लगता है, हत्या के प्रयास का आरोप लगता है, उस वक्त टॉर्चर और एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स का आरोप लगता है, यानी कि लाशों को जलाना, सबूतों को खत्म करना, इस तरीके के आरोप उन पे लगते हैं। फिर एनफोर्स डिसअपियरेंस यानी कि सैकड़ों लोगों के अपहरण का आरोप शेख हसीना के ऊपर लगा है। लीथल फोर्स का इस्तेमाल उनके द्वारा उनके आदेशों पर किया गया, यानी कि पुलिस को एक ऑर्डर दिया गया और इसके बाद आपको याद होगा एक स्टूडेंट अबू सईद करके था, उस अबू सईद की हत्या और इसके साथ ही चांदखार पुल में जनसंहार जैसी स्थिति हमने देखी है। तो ऐसे में एक एक्सपेडिशन का प्रोसेस होगा, क्योंकि अब शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाई गई है, लेकिन फिर इसके अलग अलग लीगल एस्पेक्ट्स को भी प्रीति हमें समझना होगा कि शेख हसीना इस फैसले को आगे कैसे लेकर जाती हैं। लेकिन ये इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल का फैसला है, ढाका ने इस फैसले को लिया है और शेख हसीना को फांसी की सजा सुना दी गई है। अब इसके साथ एक और बहुत गंभीर आरोप जो शेख हसीना पर लगा कि पूरे मामले में उन्होंने एक तरफ जहां पर अपने पावर्स का, अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया, लोगों को हिंसा की आग में उन्होंने झोंका, जिसकी वजह से 1400 लोगों की मौत हो गई है। और जो जांच एजेंसीज थी, जांच एजेंसीज को अपने हिसाब से इस्तेमाल करना, कोर्ट पर दबाव डालना, ऐसे बहुत गंभीर आरोप हैं जो किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए किस कदर खराब हो सकते हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि वहाँ का प्रदर्शनकारी उस वक्त बॉयल अप हो रखा था इन्हीं तमाम अव्यवस्थाओं के चलते। एक तरीके से एक इम्बैलेंस की स्थिति बांग्लादेश में बनती हुई नजर आ रही थी, जिसके बाद वो युवा इतना आक्रोशित हो गया कि उसका नतीजा शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़कर लेना पड़ा। देखते देखते शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ना पड़ा, फिर उसके बाद वो भारत आई। भारत में उन्होंने पॉलिटिकल असाइलम लिया और एक लंबे वक्त से, 15 महीने के वक्त से वो भारत में ही हैं। लेकिन अगेन टू सून टू से देखना होगा, एक तो लीगल एक्सपर्ट्स के लिहाज से कि शेख हसीना इसको लेकर लीगल तौर पर किस तरीके से आगे जाती हैं और भारत की इस पर क्या प्रतिक्रिया देखने को मिलती है। लेकिन जितना मैं समझती हूँ, क्योंकि ये इंटरनेशनल कोर्ट ट्रिब्यूनल की तरफ से सुनाया गया फैसला है, मुमकिन है कि इसमें एक्सपेडिशन जैसा प्रोसेस किया जाएगा और फिर उसके बाद शेख हसीना को वापस ढाका लाने की तैयारी बांग्लादेश कर सकता है और उसकी कोशिश कर सकता है। लेकिन ये जो पूरी की पूरी सुनवाई प्रीति देखने को मिली और इंटरनेशनल कोर्ट ट्रिब्यूनल की तरफ से जो फैसला सुनाया गया, इसमें लगभग 84 गवाह रहे जिन्होंने शेख हसीना के खिलाफ गवाही दी, जिसमें जो सर्वाइवर्स थे या डॉक्टर्स थे या फिर जो जर्नलिस्ट थे वहाँ पर जो उस वक्त कवरेज कर रहे थे, उनकी गवाही को इस दौरान मान्य गया। जो पूर्व अधिकारी वहाँ पर रहे, उनकी गवाही को कंसिडर किया गया। इसके साथ ही शेख हसीना की तरफ से ऑर्डर्स दिए गए थे शूट टू किल का, उसका एक ऑडियो सर्कुलेट हुआ था जिसके टेप्स हैं, जो वीडियो फुटेजेस थे, उनको सबूतों के तौर पर कंसिडर किया गया और उसके बाद कोर्ट की तरफ से, कोर्ट ट्रिब्यूनल, इंटरनेशनल कोर्ट ट्रिब्यूनल की तरफ से शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाई गई। फिर उसके बाद जो हॉस्पिटल्स के रिकॉर्ड्स थे, वहाँ जो लोग जिस स्थिति में पहुँचे, जो कम्युनिकेशन था, कई ऐसे कम्युनिकेशंस थे जो लीक हुए थे। तो इन तमाम गवाहों के मद्देनज़र इंटरनेशनल कोर्ट ट्रिब्यूनल की तरफ से शेख हसीना को सजाए मौत और जो बाकी के तीनों दोषी थे उनको भी सजाए मौत इस दौरान दी गई है। लेकिन उसमें एक बड़ा नाम शेख हसीना का है। शेख हसीना के साथ साथ जो पूर्व गृह मंत्री और आईजी पुलिस को भी सजाए मौत का ऐलान इंटरनेशनल कोर्ट ट्रिब्यूनल की तरफ से किया गया है। ये किसी भी देश में एक बहुत बड़े डेवलपमेंट के तौर पर समझना चाहिए कि जब उस देश को चलाने वाला लीडर अगर क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी की कैटेगरी में सजा पाले और वो भी सजाए मौत, तो ये वाकई में देखना होगा, क्योंकि मानवता के खिलाफ किसी तरीके की साजिश रचना अपने आप में एक बहुत बड़ा गुनाह है। आईसीटी ने ये भी कहा कि जो वहाँ निहत्थे प्रदर्शनकारी थे, जिनको पास अपना कोई डिफेंस नहीं था, उनको भी मारा गया उस दौरान। अपने पूरे के पूरे सिस्टम का दुरुपयोग करने का आरोप शेख हसीना के ऊपर लगा है और उसके एवज में उसके नतीजे के तौर पर सजाए मौत की सजा सुनाई गई है शेख हसीना और बाकी दो लोगों के लिए भी। इंटरनेशनल क्राइम
क्राइम ट्रिब्यूनल की तरफ से। और पूर्णिमा, जब इस पूरे मामले पर आईसीटी सुनवाई कर रहा था उस वक्त शेख हसीना की तरफ से ये कहा गया कि ये जो आरोप है ये मनगढ़ंत है, उन पर झूठे आरोप लगाए गए, उनको फंसाया जा रहा है। एक बार फिर से उन्होंने इसी बात को दोहराया है। जब शेख हसीना बांग्लादेश से हिंदुस्तान आई थी इस वक्त भी वो लगातार इन्हीं बातों को कह रही थी, और आज जब सुनवाई पूरे मामले पर हो रही थी तो फिर वो यही कह रही हैं कि उनको फंसाया जा रहा है, ये सब कुछ बनाया गया है, फैब्रिकेटेड है। लेकिन सारे के सारे गवाहों को क्या मोल्डेड किया गया, ये देखिए कोर्ट का फैसला है, और जब कोर्ट की तरफ से कोई भी फैसला आता है और उसमें सीधे सीधे सबूत और गवाह मायने रखते हैं। मैंने फिर कहा कि शेख हसीना इसे लेकर लीगली कैसे स्टेप अहेड करती हैं वो देखना होगा, और उसके लिए लीगल एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं इस मामले को लेकर समझना होगा। लेकिन सबसे पहले मैं आरोपों का जिक्र करती हूँ जो शेख हसीना पर लगे हैं, और मैं डिटेल वाइज उन तमाम आरोपों को आपके सामने रखती हूँ। जिसमें पहला आरोप उन पर यह लगा है कि हत्या, इसके साथ हत्या की कोशिश और यातना देने का आरोप तीनों पर लगा है, जिसमें पूर्व गृह मंत्री, आईजी और खुद शेख हसीना शामिल हैं। चार्जशीट में यह कहा गया कि शेख हसीना ने पुलिस और जो अवामी लीग से जुड़े हथियारबंद लोग थे उनको आम नागरिकों पर हमला करने के लिए उकसाया, इसे बढ़ावा दिया गया और हिंसा को रोकने में वो असफल रही। ये उन पर पहला आरोप लगा है। दूसरा आरोप उन पर यह है कि जो छात्र प्रदर्शनकारी थे उनको दबाने के लिए घातक हथियार यानी कि लीथल वेपन्स उसको इस्तेमाल करने की खुली छूट दी गई। जो ड्रोन्स थे और हेलीकॉप्टर्स थे उनको इस्तेमाल करने का आदेश दिया गया, यानी कि पूरी की पूरी मशीनरी को अपने हिसाब से इस्तेमाल करने का आरोप लगा है शेख हसीना के ऊपर और बाकी दो आरोपियों के ऊपर भी। तीसरा आरोप यह है कि जब जो बेगम रकया यूनिवर्सिटी थी 16 तारीख को, उसके छात्र अबू सैयद की हत्या, जो मैंने स्पेसिफिकली थोड़ी देर पहले आपको मेंशन किया था, अबू सैयद की हत्या वाला मामला भी इसमें प्रकाशित रहा। यह कहा गया कि क्योंकि शूट टू किल का ऑर्डर शेख हसीना की तरफ से दिया गया था और ऐसे में जो साजिश रची गई, जो अपराध किया गया जिसमें छात्र अबू सैयद की हत्या हुई थी। आरोप नंबर चौथा अगस्त के महीने का है, ढाका का जहां चाखर पुल में जहां पर 6 निहत्थे प्रदर्शनकारी थे उनकी हत्या कर दी गई, ये उन पर आरोप लगा। ये भी कहा गया कि हत्या हसीना की तरफ से सीधे सीधे आदेश, उकसावे और मदद और साजिश की वजह से सामने देखने को मिला। पांचवा जो आरोप इन पर लगा है 5 प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने का और उसके ऑर्डर्स देने का। तो ये ऐसे बहुत गंभीर आरोप हैं और 14 लोगों की मौत उस दौरान हुई थी। इन 14 लोगों को के ऊपर जो हत्या हुई, इन 1400 लोगों की, उस हत्या का आरोप शेख हसीना पर है, जिसके बाद फांसी की सजा का ऐलान किया गया है। पूर्णिमा, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।